हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सातवाहन कालीन आर्थिक दशा के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो वीडियो बने थे उसमें हमने सामाजिक राजनीतिक इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम यहाँ पर आर्थिक दशा के बारे में देखेंगे। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि भाषा एवं साहित्य क्या था, इसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये जो फोकस है यहाँ पर आर्थिक दशा के बारे में ही होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि इस काल में लेखों में ही मतलब यहाँ पर सातवाहन काल के जो लेख हैं, अभिलेख हैं, उसमें क्या है, भूमि और ग्राम जो है दान में दिए जाने के अनेक उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। इससे भूमि की जो है महत्ता यानी महत्व जो भूमि है इस समय बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई और इसको महत्ता प्रतिपादित होती है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हमें सातवाहन के समय यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी से ही मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग कि भारत में भूमि का सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें किस समय से स्टार्ट होता है या दिखाई पड़ता है, तो हमें दिखाई पड़ता है अभिलेखों में सातवाहन समय से, और जो ईस्वी है वो ईसा की प्रथम शताब्दी है। अब ये कब मिलता है, तो जब महाराष्ट्र में अश्वमेध यज्ञ के समय उदाहरण स्वरूप पुरोहितों को एक गांव दान में दिया गया था। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी, तो राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी। इसके अलावा भी किसान भी भूमि के स्वामी हुआ करते थे। यदि राजा किसी दूसरे की भूमि को दान करना चाहते थे, मान लीजिए राजा है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है मान लीजिए, अगर उसको अपनी भूमि दान में नहीं देना है, किसानों की भूमि दान में देनी है, तो किसानों की भूमि गौतमीपुत्र सातकर्णी को खरीदनी पड़ेगी, तभी वो क्या है दान में दे सकता है। तो यहाँ पर वही बात है कि राजा अगर किसी दूसरे की भूमि दान करना चाहता है तो उसे स्वामी से खरीदना पड़ेगा, यानी कि जो किसान है उससे क्या है वो खरीदेगा, तभी ही क्या है दान में दे पाएगा। राजा कृषकों के उपज का छठा भाग जो है करीब के रूप में प्राप्त करता था। कृषि की उन्नति के साथ साथ ही व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक क्या होती है, प्रगति होती नजर आती है। मिलिंद पन्नों में 75 व्यवसायों का उल्लेख है, जिसमें लगभग 60 प्रकार के व्यवसाय विभिन्न कला कौशलों से संबंध है। महावस्तु में राजगृह के पास निवास करने वाले 36 प्रकार के शिल्पियों का विवरण दिया गया है। आगे है तत्कालीन लेखों में भी कुम्भकार, लोहार, स्वर्णकार, धनिक यानी अनाज के व्यवसायी, वंशकर यानी कि बांस का काम करने वाले, तिल पिसक यानी कि तेली, चर्मकार मतलब जो चमड़े का काम करता था, कासाकार कांसे के बर्तन बनाने वाले, गंधिक यानी गंधी, कोलिक यानी कि बुनकर, और यांत्रिक जो है जल यंत्र चलाने वाले हुआ करते थे। आदि व्यवसायों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। कहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मिलिंद पन्नों में ये सब कुछ विवरण दिया गया है। आगे है प्रत्येक व्यावसायिक संघ की एक अलग श्रेणी हुआ करती थी, जिसका प्रधान क्या है श्रेष्ठिन कहलाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने अलग व्यापारिक निगम हुआ करते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त थी। वे बैंकों का भी काम किया करते थे और इस रूप में रुपया जमा करती थी और ब्याज पर धन उधार देती थी। नासिक लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास जो है 2000 कहापड़ों यानी करशापड़ों की एक अक्षय निधि यानी कि स्थायी निक्षेप या पूंजी 1% मासिक ब्याज की दर से जमा की जाती थी। इसी प्रकार एक अन्य निधि यानी कि 1000 कहापड़ों की थी, जिस पर 3/4% मासिक ब्याज दे था। श्रेणियां अपने नाम से दान दे सकती थी। इनके सिक्के तथा मोहरें भी मिलते हैं। मतलब ये जो श्रेणियां थी वो अपने सिक्के भी बना सकती थी और मोहरें भी बनाने का इनको अधिकार
यहाँ पर प्राप्त था। व्यापार व्यवसाय में चांदी तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें करशापण कहा जाता था। इसके अलावा सातवाहनों में शीशे के सिक्के ढलवाए, क्योंकि दक्षिण में चांदी जो है अनुपलब्ध होने से शीशे ही एकमात्र विकल्प थे। ये सिक्के आर्थिक लेन देन से अधिक उपयुक्त थे। शीशे के सिक्के का वजन जो है 500 ग्रेन के लगभग हुआ करता था। अब हम बात करेंगे व्यापार की। तो कहाँ से कौन सा बंदरगाह यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, इन सब की बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो व्यापार में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जो व्यापार था वो उन्नति पर था। पेरिप्लस था ओथेरियन सी जो है वो इस बारे में बात करते हैं। टामली के भूगोल ये बताता है, सातवाहनों के लेख भी बताते हैं, मुद्राओं से भी तत्कालीन व्यापारिक प्रगति की सूचना हमें क्या है मिल जाती है। देश के भीतर जो है पैठन यानी प्रतिष्ठान, तगर, जुन्नार, करहाटक, नासिक, वैजंती, धान्यकटक, विजयपुर आदि अनेक व्यापारिक नगर थे। वे एक दूसरे से चौड़ी सड़कों से जुड़े हुए थे। गोलकुंडा यानी कि हैदराबाद, तगर यानी तेर, पैठन से मार्ग जो है भड़ोच को जाता था। भड़ोच जो है वो पश्चिम भारत की सर्व प्रमुख मंडी थी। तो यही जो है पश्चिम यहाँ पर क्या है भड़ोच है। टालमी इसे विशालतम पण्य नगर यानी टाउन मार्केट कहता है। तो भड़ोच क्या है सातवाहन काल में सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर्वप्रथम मंडी यहाँ पर है, और जो टालमी है इसे विशालतम पण्य यानी कि मार्केट टाउन भी कहता है। भड़ोच से उज्जैनी यानी कि मध्य भारत जो है वहाँ के लिए व्यापारिक मार्ग जाते थे। तो उज्जैनी, प्रतिष्ठान, तगर अन्य व्यापारिक केंद्रों के मार्ग जाते थे। तो यहाँ पर एक मैप बना के देखते हैं। तो ये हो गया हमारा गुजरात वाला क्षेत्र। तो यहाँ से क्या है मध्य भारत की ओर जो है रास्ते जाते थे। आगे है प्रतिष्ठान तथा धान्यकटक दोनों से सातवाहन की राजधानी। तो सातवाहन की राजधानी कौन कौन सी थी, प्रतिष्ठान तथा धान्यकटक। आगे है व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। भड़ोच के नीचे जो है सोपारा स्थित था, जो कल्याण नगर का पत्तन था। यहाँ से श्रावस्ती को सीधा मार्ग जाता था। तो श्रावस्ती से को सीधा मार्ग जाया करता था। भड़ोच तथा सोपारा के बीच व्यापार में होड़ लगी रहती थी। मतलब भड़ोच और सोपारा में क्या है व्यापार के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। कल्याण भी एक अच्छी मंडी थी जो प्रतिष्ठान से भी जुड़ा था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी नाविक हिप्पोपोलस ने भारतीयों को अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में बताया था। फलस्वरूप भारतीय व्यापारी अरब सागर होकर पश्चिमी एशिया के बंदरगाह पर पहुंचने लगे। पुलुमावी के समय पूर्वी दक्कन में जहाजरानी का एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ हुआ, जो यज्ञश्री के समय में पूर्ण विकसित हो गया। उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा हुआ करता था। भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं में रेशमी कपड़े तथा मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, हीरे, मानिक, मोती आदि थे। आयात की वस्तुओं में रोमन, मदिरा, तांबा, रांगा, सीसा, दवाएं आदि प्रमुख हुआ करती थी। आगे हम बात करें पश्चिमी देशों के साथ। सातवाहन काल में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूहों जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था। पेरिप्लस से पता चलता है कि पोदुका के समीप नौकाओं का निर्माण होता था, जिससे सुवर्ण भूमि की यात्रा की जाती थी। श्रीलंका तथा सुवर्ण भूमि की यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह ताम्लुक यानी ताम्रलिप्ति था, जो पाटलिपुत्र से एक सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। अब हम बात करेंगे भाषा और साहित्य थी। तो ये हो गया कुछ आर्थिक का, जिसमें हमने देखा किस प्रकार का व्यापार था, कौन सी राजधानी थी, कौन कौन से मार्ग थे जहाँ पर आंतरिक और जो है बाह्य व्यापार चला करता था। जहाजरानी के बारे में भी देखा, सिक्कों के बारे में भी देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से सिक्के इस समय प्रचलित हुए थे, और नगर निगम ये जो श्रेणियाँ हैं इन सभी के बारे में यहाँ पर देखा। तो अब हम देखेंगे भाषा और साहित्य, यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं, कौन किस प्रकार की भाषा थी, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पर सातवाहन काल में महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा जो है दक्षिण भारत में बोली जाती थी, यह राष्ट्रभाषा थी।
तो महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा ही सातवाहनों की राष्ट्रीय भाषा थी। सातवाहन के अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए। हाल नामक राजा एक महान कवि था। उसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा के श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी, जिसमें कुल 700 आर्य छंदों का संग्रह है, जिसका प्रत्येक पद जो है अपने आप में पूर्ण था। आगे है, हाल के दरबार में रानी मलयवती या संस्कृत भाषा की विदुषी थी, और हाल के ही दरबार में 2 विद्वान थे, उनको संरक्षण दे रखा था। एक तो गुणान और सर्ववर्मन। गुणान ने जो है बृहत कथा लिखी थी, ये पैशासी प्राकृत थी, और जो कातंत्र है सर्ववर्मन का कातंत्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो कातंत्र है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राकृत ही जो है वही राष्ट्रभाषा हुआ करती थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया सर्ववर्मन द्वारा लिखित कातंत्र। और इसकी जो रचना का उद्देश्य था, ये संस्कृत में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो हाल जो है उनकी जो पत्नी है, उनको संस्कृत भाषा की विदुषी थी। तो संस्कृत भाषा सिखाना जो था हाल को, इसलिए कातंत्र की रचना की गई थी, और इसका उद्देश्य हाल को सुगमता से संस्कृत सिखाना था। अति संक्षेप में पाणिनीय के व्याकरण के सूत्रों का ही संग्रह है। तो कातंत्र में क्या है, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उसी का जो संस्कृत के संक्षिप्त में लिखे गए श्लोक ही यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। अब यहाँ पर कन्हेरी के एक अभिलेख में जो है एक सातवाहन रानी का संस्कृत का प्रयोग करती हैं। तो संस्कृत का प्रयोग जो है रानी मलयवती है, संस्कृत की भाषा की विदुषी, उनके द्वारा ही इन्हीं हाल को सीखने के लिए सर्ववर्मन में कातंत्र की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में है। तो ये हुआ कुछ आर्थिक और भाषा साहित्य संबंधी कुछ विशेष जानकारी, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। और यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन सातवाहनों से हमेशा एग्जामिनर पूछता है, वो चाहे किसी भी पोर्शन से क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।